मैं जब छोटी थी तो मुझे अक्सर सुनने में क्या मिलता था, बोलते थे बड़ी चिमड़ी सी है हैंगर, डंडी है, डंडे पे कपड़े टांग रखे हैं, न शक्ल ना कल। लोग मुझ पे हंस रहे थे और सबकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी कि ये लड़की अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, इसका जीना बेकार है। और वो इतनी आवाजें बढ़ गई थी मेरे, बस रात होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में उस टाइम एक ही बात चल रही थी कि रसोई में मम्मी ने स्लैब पर जू मारने की दवाई रख रखी है। अगर ये जू मार सकती है तो ये तुझे भी मार सकती है। हेलो माय डियर वंस, मेरा नाम है डॉक्टर कशिका जैन। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं एंजाइटी, ओसीडी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, तमाम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को बहुत ही आसानी से बिना किसी दवाई के हील कर देती हूँ। पर ये इतना आसान कभी नहीं होता। अगर मेरी खुद की लाइफ में वो स्ट्रगल ना आई होती, मुझे पता है, मैंने खुद जिया है उस पेन को। मैं आपको बताती हूँ अपने बारे में कि कैसे मेरा पूरा बचपन हंसने की बजाय रोने में बीता, कैसे मुझे एंग्जाइटी होती थी। डिप्रेशन एक्चुअल में क्या होता है ये मैंने जिया है। रात भर जब आपको नींद नहीं आती, अगले दिन आप कहाँ पर रहे होते हो। मतलब मैं बताऊंगी तो ऐसा लगेगा कि शायद ये कोई फिल्मी स्टोरी है, क्योंकि शायद हर सक्सेस स्टोरी एक फिल्मी स्टोरी ही होती है। क्योंकि सुनने वाले को पहली बार में तो यकीन आता ही नहीं कि कोई इंसान इतने अंधेरे में था, इतनी तकलीफों में था और आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। मैं जब छोटी थी तो मुझे अक्सर सुनने में क्या मिलता था, कोई तो बच्चे को बुलाते ना, बाबू सोना इधर आजा, आजा बेटा, बड़ा प्यारा लग रहा है। ऐसा मुझे कोई भी नहीं बुलाता था। बोलते थे बड़ी चिमड़ी सी है हैंगर, डंडी है, डंडे पे कपड़े टांग रखे हैं, ऐसे पुकारते थे। न शक्ल ना कल, कैसा बनाया है, कैसे होगी। मेरे मम्मी पापा को बोलते थे इसका तो तुम्हें जल्दी से जुगाड़ लगवाना पड़ेगा, कहीं बिल्कुल ही अकल नहीं है इसमें तो। इतनी बार मैंने ये सुना कि मैं सुन सुनकर पक गई थी। मुझे अंदर अंदर इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था कि मन करता था कि सामने वाले का मुंह नोच लूं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाती थी, हेल्पलेस फील करती थी। क्योंकि यही नहीं पता था कि हम खुद भी अपने बारे में कुछ सोच सकते हैं। मुझे तो यही लगता था कि शायद लोगों की जो राय होती है वही हमारी सच्चाई होती है। भगवान, अमीर, गरीब, अच्छी सोच वाले, खराब सोच वाले लोग कुदरती तौर पर पैदा होते हैं, ये भी नहीं पता था। एक बार मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई, इतना परेशान हो गई, क्योंकि हजारों बार सुन चुकी थी ये लड़की अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि अगर घर में कोई आ जाता था तो मैं बिल्कुल कोने में दुबक जाती थी कि कहीं सामने पड़ गई और किसी ने गलती से कह दिया नमस्ते कर ले, तो मेरे मुंह से नमस्ते भी नहीं निकलेगी। इतना डरती थी, इतना डरती थी कि मेरी पैंटी भी गीली रहती थी, क्योंकि बार बार इतना एंग्जाइटी होती थी कि बार बार यूरिनेशन की अर्ज आती थी। इतना ज़्यादा, क्योंकि एंग्जाइटी में एक बहुत मेजर सिम्टम ऐसा आता है कि बार बार फ्रीक्वेंट आपको अर्ज आती है कि आपको ऐसा लगता है वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाना है। इतना सुन सुन के मैं ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। और जब मैं 12 साल की थी, मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ की टीचर्स मोस्टली स्ट्रिक्ट थी। मेरे माँ बाप ने एक अच्छे से स्कूल में मुझे एडमिशन दिलाया था कि बच्ची कुछ पढ़ लिख जाएगी, कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन मैं अंदर से क्या फील करती थी, क्या सोचती थी, ये तो मुझे ही पता था ना। तो वहाँ पर मैथ्स सब्जेक्ट मेरे लिए हौवा बन गया था। इतना हौवा बन गया था कि मैं हड़बड़ी में आता-आता भी लिख नहीं पाती थी। और वही हुआ कि मेरे मैथ्स के टेस्ट में जब मैं 7th क्लास में थी, 0 आए। और वो जो टीचर थी, हमारी मैथ्स की टीचर, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। उन्होंने मुझे बुलाया और मैं इतनी डरी हुई, इतनी सहमी हुई थी कि उनके 4 बार आवाज़ लगाने पर भी मैं अपनी सीट से उठ ही नहीं सकी। फिर उन्होंने चीख कर जब मेरा नाम बुलाया, तो मैं डरते-डरते उनके पास जब गई, तो उन्होंने बताया 0 आए हैं, और आँखें दिखाकर, चिल्लाकर जो मेरा टेस्ट पेपर फाड़ कर मेरे मुँह पे उड़ा दिया। वो मेरे लिए ऐसा मोमेंट था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा तो सब कुछ ही बेकार है। वो आवाज़ें मेरे कानों में गूंज रही थी कि ना इस लड़की की शक्ल, ना अकल, ये किसी काम की नहीं है, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। मेरे पास ही उस समय की जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो तक मुझ पे हँस रही थी। मैं बहुत ही घबराई-घबराई चारों तरफ देख रही थी और लोग मुझ पे हँस रहे थे और सबकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी कि ये लड़की अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती, इसका जीना बेकार है। और वो इतनी आवाज़ें बढ़ गई थी मेरे अंदर उस कि मेरे बच्चे दिमाग ने सोचा कि मैं यूज़लेस हूँ, मैं बेकार हूँ। आज मैं ये शब्द दे पा रही हूँ। उस वक़्त जो मेरी हालत थी वो ऐसी थी कि मुझे यकीन आ गया था कि ये जो सब लोग मुझे इतना बोलते हैं, ये मेरे बारे में सच बोलते हैं। मैं घर आई बिल्कुल गुमसुम। माएँ देखकर समझ जाती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरी माँ ने बहुत पूछा मुझसे, बेटा कुछ बात है, कुछ हुआ? डर के मारे उनको भी कुछ नहीं बताया। बस रात होने का इंतज़ार कर रही थी
क्योंकि मेरे दिमाग में उस टाइम एक ही बात चल रही थी कि रसोई में मम्मी ने स्लैब पर जू मारने की दवाई रख रखी है। अगर ये जू मार सकती है, तो ये तुझे भी मार सकती है। और मैं सबके सोने का इंतज़ार कर रही थी। मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे इतना पेट में दर्द हो रहा था, इतना पेट में दर्द हो रहा था, जो कि मेरा एक कांस्टेंट सिम्पटम था एंग्जायटी का। लगातार मेरे को पेट में दर्द होता था और वो पेट में दर्द, कभी कोई कहता था इसके पेट में कीड़े हो गए हैं, कभी कोई कहता था इसकी नाप उतर गई है, और एक पड़ोस वाली आंटी ने तो हद ही पार कर दी। और उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया था मेरी मम्मी का नाम लेके, गीता ज़रा ध्यान रख कि ये कोई गलत काम तो नहीं कर रही है। उस वक़्त तो मुझे इतना भी समझ नहीं थी कि कोई गलत काम का क्या मतलब होता है। और वो सारी आवाज़ें मेरे दिमाग में इतना एक्टिव हो गई थी, इतना एक्टिव हो गई थी कि रात को ये देख कर कि अब घर में सब सो गए हैं, मैं किचन में गई। वहाँ पर क्योंकि मेरी हाइट नहीं पहुँच रही थी उस स्लैब तक, तो मैंने भगोना उल्टा रखा, और भगोना उल्टा रखने के बाद मैं उस पे चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा पैर फिसला, मैं गिरी और आवाज़ से मेरी मम्मी जाग गई। और माँओं को समझने में देर नहीं लगती। वो 1 सेकंड में समझ गई कि कुछ तो इसके साथ गड़बड़ चल रहा है। उन्होंने मुझे जितना प्यार कर सकती थी, संभाल सकती थी, उन्होंने संभाला। लेकिन मैं तो सँभली नहीं, वो एंग्ज़ायटी की शिकार होने लगी, क्योंकि उसके बाद उनकी इतनी नींद डिस्टर्ब होने लगी। उन्हें डर रहता था कि कहीं ये फिर से कोई ऐसी हरकत ना कर दे। वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरे लिए परेशान होने लगी। जितना समझा सकती थी, उतना समझाने की कोशिश करती थी, पर मेरे भी समझ में आ ही नहीं रहा था। ऐसी ही ज़िंदगी चल रही थी, लुढ़कते-पुढ़कते। इतनी टॉर्चर सह रही थी मैं, और जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी, उस स्कूल में मैं चल नहीं पा रही थी। तो मेरे पापा ने उस स्कूल से निकलवा कर मेरा दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दिया, और बस मेरी किस्मत बदलनी शुरू हो गई। वहाँ पर मुझे एक टीचर मिली, जहाँ मुझे पहले स्कूल में वो टीचर मिली जिसने मेरी इतनी बेइज़्ज़ती करी, वहाँ पर मुझे वो टीचर के रूप में एक माँ जैसी टीचर मिल गई, जिसने मुझे नया जीवन दिया। एक जीवन तो मेरी माँ ने दिया, और दूसरा जीवन मेरी उस टीचर ने मुझे दिया। जब उन्होंने देखा कि ये डरी-डरी सी, सहमी-सहमी सी, चुपचाप सी लड़की रहती है, सो एक दिन मेरे पास आई और मेरे सर पे हाथ फेर कर बोलती हैं, "बेटा एक बात पूछूँ? तू इतना चुप-चुप क्यों रहती है? सारे बच्चे भी तो बोलते हैं, तू क्यों नहीं बोलती है?" जब कोई आपको पहली बार इतना प्यार करता है, तो आपकी आँखें भर आती हैं। तो मेरी भी आँखें छलक आई, और उन्हें समझते हुए बिल्कुल देर नहीं लगी, क्योंकि वो बुद्ध की फॉलोअर थी। सो वो मुझे अपने घर ले गई, उनके 2 बेटे थे। शायद उनको बेटी की हमेशा से एक तलाश थी, और मेरे रूप में उनको बेटी मिल रही थी, और मुझे ऐसा मेंटर, एक ऐसी माँ मिल रही थी जो मुझे समझाने में सक्षम थी। क्योंकि मेरी खुद की माँ मुझे बेपनाह प्यार करती थी, लेकिन वो उस तरह से समझाने में सक्षम नहीं थी जिस तरह से मेरी वो टीचर मुझे समझाई। मुझसे बोलती है, "कशिका एक बात बताऊँ तुझे? जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं ना, वो सच होता है, वो नहीं जो तुझे सब कहते हैं। शुरुआत में तो मुझे बड़ा लगा कि मैम प्यार करती हैं तो इसलिए बोल रही हैं। फिर उन्होंने बोला, बैठ मेरे पास, आ चल बैठ। अब ज़रा सोच कि ये बहुत मुश्किल है, ये सवाल मुझसे नहीं होगा। अब ज़रा सोच, बता मुझे कैसा लग रहा है तुझे?" मैंने कहा, मैम बहुत मुश्किल लग रहा है। बोलने की रुक, एक लंबी गहरी सांस ले, अब चल छोड़ दे। अब सोच कि ये मुश्किल है, लेकिन मैं सीख जाऊँगी, मैं कर लूँगी। अब बता कैसा लग रहा है तुझे? मैंने कहा, मैम अब तो अच्छा लग रहा है। तेरी देख, यही होता है। तू आज से अपने बारे में ये सोचना शुरू कर दे कि ये सब लोग झूठे हैं, मुझसे जलते हैं, इसलिए मुझे गलत-गलत बोलते हैं। मैं तो कर सकती हूँ। तू आईने के सामने खड़ी होकर बोला कर, मैं अच्छी दिखती हूँ। तू बोला कर, मैं कर सकती हूँ। बोला कर कि मैं जब भी लोगों को देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मेरा मन करता है इनसे बात करने का। और बेटा तू स्कूल में पार्टिसिपेट करा कर। और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। वो मुझे रोज़ 1 से 2 घंटे अपने घर ले जाती थी, और मुझे वहाँ पर विपासना की प्रैक्टिस कराती थी। बिठा लेती थी अपने पास, बोलती थी, "आँखें बंद कर, देख कहाँ से साँस आ रही है, कैसे आ रही है। देख, आने दे, जाने दे, सोचना नहीं है इस वक़्त।" और मैं अगर उनकी बात नहीं मानती थी, बदमाशी करती थी, तो जैसे माँ डाँट लगाती है ना, तो वैसे डाँट लगा के फिर से बिठा लेती थी। बैठ कर, रोज़ लिखवाती थी, लिख अपने बारे में कि मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं अच्छी दिखती हूँ। इस तरह से वो मुझे बताती गईं और मैं करती गई। फिर मेरे दादाजी जो आरएसएस में थे, वो शाखा जाते थे योगा, तो उन्होंने बोला, "तू अपने बाबा के साथ शाखा भी जाया कर, योगा करके आया कर।" तो फिर मैं अपने बाबा के साथ योगा भी जाने लगी, और लिख-लिख कर अपने बारे में पॉज़िटिव बातें, विपासना की प्रैक्टिस कर, साँसों के व्यायाम करके, योगा करके, धीरे-धीरे मुझे ये पता चल गया, ये मुझे खुद के एक्सपीरियंस से एहसास हो गया कि हम जैसा अपने बारे में सोचते हैं, हमारे इंटरनल डायलॉग्स मैटर करते हैं। हम अगर कोई भी अच्छी हैबिट, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन करते हैं, तो उससे हमारा मन शांत हो जाता है, हमारे शरीर में जो लक्षण आ रहे होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और उनके प्यार से, उनके सपोर्ट से धीरे-धीरे मैं बहुत ही तेज़ी से इम्प्रूव हो रही थी। स्कूल में पार्टिसिपेट करती थी, हिम्मत करने लगी
जो किसी के सामने नहीं बोलती थी, वो धीरे-धीरे स्कूल में जो भी प्रोग्राम्स होते थे, उसमें पार्टिसिपेट लेने लगी और बदलती गई। और फिर सबसे बड़ा, जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, तो वहाँ तो ऐसा है कि जैसे सारे सीक्रेट्स रिवील हो गए हों। पता चल गया हो आपके सामने खजाना हो और जितना मन चाहे उतना लूट लो आप, और जैसे मर्जी वैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लो। तो मेरे फील्ड ने मुझे खुद तो ट्रांसफॉर्म किया ही, और मुझे ये पावर भी दे दी कि आज कोई भी कितने भी गहरे अंधेरे में हो, उसे आसानी से अंधेरे से निकाल कर उजाले में ले जाया जा सकता है। सो मैंने जब साइकोलॉजी पढ़ी तो मुझे पता चला कि जो मेरी टीचर मुझे प्यार से समझा रही थी कि जैसा तू सोचेगी वैसा ही तू महसूस करेगी और वैसा ही तेरी लाइफ बनती चली जाएगी, अरे यही तो साइकोलॉजी समझाती है। क्योंकि अभी भी इतने एंग्जाइटी और डिप्रेशन में लोग हैं, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन तो पता भी नहीं था। जिन डॉक्टर के पास में हर दूसरे दिन जाती थी तो वो यही बोलते थे, कुछ कीड़े विड़े हैं इसके पेट में, ये लो गोली। तो तब हमें पता भी नहीं था एंग्जाइटी डिप्रेशन। आज के बच्चों को भी पता है एंग्जाइटी डिप्रेशन, लेकिन फिर भी इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद भी अभी भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो साइकोलॉजिकल हेल्प सीख नहीं करती, क्योंकि लोगों को शायद ये लगता है कि साइकोलॉजिकल हेल्प का मतलब है कोई सामने बैठ के बात ही तो करेगा, ओ बात तो हम ही कर लेंगे, समझा तो हम ही देंगे, उसमें क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ कि साइकोलॉजिकल हेल्प एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है। कोई सामने बैठकर सिर्फ बात नहीं कर रहा होता लेमन लैंग्वेज में, उसकी बात करने के तरीके में भी हीलिंग होती है। तो क्या होती है साइकोलॉजिकल हेल्प और क्या करती हूँ मैं, जो मैजिक की तरह काम करता है और कोई भी आसानी से अपनी बड़ी से बड़ी परेशानी से बाहर आ जाता है, वो हम करते हैं। हमारे क्लिनिक पे 22 लोगों की टीम है जो पूरा ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है, क्योंकि हम योगा भी कराते हैं, मेडिटेशन ब्रीदिंग भी कराते हैं, हम अलग अलग डिफरेंट थेरेपीज भी कराते हैं, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज भी कराते हैं। पूरा एक बहुत बड़ा सपोर्ट नेटवर्क है। तो जो भी कोई हीलिंग के लिए आता है तो सबसे पहले उसका पूरा हिस्ट्री जानी जाती है, जो उसके करंट इश्यूज हैं बचपन से लेकर सब कुछ जाना जाता है। क्योंकि आप जब तक किसी को इन डेप्थ जानोगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि रूट कॉज क्या है। ऊपर ऊपर से आप उसके सिम्टम्स पर वर्क करोगे और उसे भेज दोगे तो वो कोई फायदा नहीं करेगा, क्योंकि वो रिलैप्स हो जाएगा। तो रूट कॉज पर काम करने के लिए हम उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं और फिर उसमें से हम निकालते हैं की पॉइंट्स। हम देखते हैं कि इसका फैट क्या है। अब ये वो वाला फैट नहीं है, ये फैट मतलब एफ मतलब फीलिंग्स, ए मतलब किस तरीके के एक्शन ले रहे हैं, और टी मतलब थॉट्स, कि ये किस तरीके का आजकल फील करता है, किस तरीके के एक्शंस लेता है, मूव करता है या एस्केप कर रहा है बंदा, और किस तरीके के थॉट प्रोसेस में रहता है। सो हम उसका फैट एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम पर्सन का डिस्क देखते हैं, DISC, यानी कि डी मतलब उसका डाइट कैसा है, क्या खाता पीता है, जंक फूड तो नहीं खाता बहुत ज़्यादा। आई मतलब किस तरीके की इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करता है। एस मतलब उसका स्लीप पैटर्न क्या है, क्या स्केड्यूल फॉलो करता है, और सी मतलब उसका सर्कल क्या है। तो पूरा बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें हम जानते हैं, समझते हैं, पूरा अंदर इन डेप्थ जाकर बात करते हैं उस पर्सन से। जब इतना सब कुछ पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं तो तब हम उस पर्सन को कहते हैं, भाई तुमको MBA तो करना ही पड़ेगा। लोग हंसते हैं, MBA करना पड़ेगा, हाँ जी MBA करना पड़ेगा। M मतलब मेडिटेशन, B मतलब ब्रीदिंग, और A मतलब अफर्मेशंस। ये सब कस्टमाइज होता है, जिसकी जो ज़रूरत होती है उसके हिसाब से उसको MBA कराया जाता है। फिर जो उनके रूट कॉजेज होते हैं, क्योंकि हम उनका BF भी चेक करते हैं, ये वो BF नहीं है जो आप समझ रहे हैं। B का मतलब है उनके बिलीफ और F का मतलब है फियर्स, चेक करते हैं हम उनके। सो फिर उनके अकॉर्डिंग कस्टमाइज थेरेपीज प्लान की जाती हैं। जैसे CBT बहुत ही पॉपुलर है, आई एम श्योर आप सबने सुना होगा। तो CBT में हम थॉट्स, एक्शंस, इमोशंस का पूरा कॉम्बिनेशन चेक करके ऑल्टरनेटिव रीस्ट्रक्चरिंग करने सिखाते हैं उनको। इसी तरीके से अगर उनके कोई फियर फोबियाज है तो उनको एक्सपोज करना सिखाते हैं। सो उसमें बहुत ही सेफ, कि अगर आपको डर भी लग रहा है तो आइडेंटिफाई करो कि ये एंग्जाइटी है, अलाउ करो उस एंग्जाइटी को, और माइंडफुली एनवायरनमेंट से कनेक्ट होकर मूव ऑन करो। तो IAM टेक्निक सिखाते हैं उनको, ताकि वो अपने फियर्स को एक्सपोज करें। तो बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ उनको उनके फियर से, उनके सारे फोबियाज, उनके नेगेटिव बिलीफ से बाहर निकालते हैं। तो अलग अलग डिफरेंट थेरेपीज, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी हो गई, माइंडफुलनेस थेरेपी हो गई, हिप्नोथेरेपी हो गई। तो मैं आपको क्विक एग्जांपल देती हूँ कि करते क्या है। एक लेडी जो बहुत सीवियर डिप्रेशन में थी, 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी थी, ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुकी थी, और उनको कोई होप नहीं थी, क्योंकि वो पिछले 2.5 साल से मेडिसिन खा रही थी, बिल्कुल होपलेस थी। तो जब उनको सब जाना तो मैं समझ गई कि इनको क्या थेरेपी। सबसे पहले हिप्नोथेरेपी हमने उनकी करी। हिप्नोथेरेपी एक सम्मोहन विद्या है जिसमें कि हम पर्सन को टेक्निक्स यूज कर कर एक ऐसी मन की अवस्था में ले जाते हैं जहां पर वो ना सोया हुआ होता ना जागा हुआ होता, और उसे उनके वो जो एहसास होते हैं जब पहली बार उन्होंने महसूस किए होते हैं, पीछे ले जाते हैं, और वहां ले जाकर उनके अंदर से वो एहसास कमांड के जरिए रिलीज कराते हैं। सो उनका मन हिप्नोथेरेपी में जब वो
साइकोलॉजिकल वॉमिट कर रहा होता है, सब रिलीज़ कर रहा होता है, क्लाइंट रो रहा होता है, चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, उसके बॉडी से, उसके अंदर से सारी की सारी एंग्ज़ायटी, उसके फ़ियर्स रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो बस उसके बाद वो शांत हो जाता है और यही हुआ कि हिप्नोथेरेपी के बाद वो शांत हो गई। उन्हें ऐसा लगा कि कुछ उनके सीने पे जो बड़ा-सा पत्थर था ना, आज किसी ने धक्का मार के उसे उतार दिया और उनके सीने में हल्कापन आ गया। अब वो साँस ले पा रही थी अच्छे से, समझ पा रही थी। और उसके बाद जब उन्हें इस पोज़ीशन में लाया गया कि वो अपने लिए कुछ मेहनत कर सकें, तब वही उनको फिर एमबीए कराया गया। उनको अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट साइकोथेरेपीज़ से उनका पूरा का पूरा ट्रांसफ़ॉर्मेशन किया गया, उनकी सोच बदली गई। उनको अल्टरनेटिव थिंकिंग सिखाई गई कि आप जिस नज़रिए से सोच रहे हैं, उस एक परिस्थिति को देखने का डिफरेंट एंगल भी है, आप देखिए इस तरीके से। तो उनके ओवरऑल वेल-बीइंग पर बहुत अच्छे से काम किया गया, उनकी डाइट बदली गई, उनका लाइफ़स्टाइल बदला गया और जो लेडी 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी थी, जो बिल्कुल निराश हो चुकी थी, उसे लग रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी के दिन खत्म हो गए हैं, वो मुस्कुराती हुई, पूरे हँसती हुई, मुझे लास्ट सेशन में हमारे यहाँ सेलिब्रेशन होता है, जब हमारे यहाँ हीलिंग कंप्लीट हो जाती है, तो मेरे पास आई और वो मुझसे एज में बड़ी हैं और मेरे पैर छू के एकदम अचानक से छू लिए, मैं हटा भी नहीं पाई अपने आप को और मैंने जब उन्हें उठाकर प्यार से गले लगाया, तो मुझे बोलने लगी कि भगवान को देखा नहीं कैसे है, लेकिन शायद आप जैसे लोगों के रूप में ही होते होंगे। एक लड़की जो कि अपनी ज़िंदगी भर ये सुन रही थी कि वो किसी काम की नहीं है, यूज़लेस है, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। अगर वो इतनी बड़ी-बड़ी बातें सुनती है, तो कैसा महसूस होता होगा? वो दुःख भी मैंने महसूस किया है और वो खुशी भी मैं महसूस करती हूँ। लेकिन वो चंद मुट्ठी भर लोग जिन्होंने मुझे ये बताया था कि ये लड़की कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, मैंने उन्हें छोड़ दिया। और आज मैं उनके लिए ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि हर सोने को निखरने से पहले तपना तो पड़ता है। तो उनके शब्द मुझे तपा रहे थे और मैं ये सोच रही थी कि ये मेरे दुश्मन हैं। नहीं, वो तो मुझे तपा-तपा के निखार रहे थे। मैं बहुत ही खुशी से ये बता पा रही हूँ कि आज हमारे भारत के कोने-कोने के अलावा 42 देशों के भी क्लाइंट्स हमारे पास हैं, जिन्हें हम बहुत ही आसानी से बिना किसी दवाई के साइकोलॉजिकल हीलिंग से उनकी सारी परेशानियों से मुक्ति दिला देते हैं। सो आज मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ, अपने बचपन से लेकर आज तक का पूरा सफ़र, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड होता है। वो छोटी-सी कशिका खुशी-खुशी आस-पास नाचते हुए तो दिखती है, लेकिन वो जो मेरे अंधेरे से उजाले की तरफ आने वाली जो जर्नी थी, जो बीच-बीच में लाइट्स चलती रहीं और अचीवमेंट्स आते रहे। आज मैं बहुत ही प्राउडली बता पा रही हूँ कि मेरे पास 22 लोगों की टीम है और सारे बहुत ही सिंसियरिटी से, पूरे डेडिकेशन से सब पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में इस हीलिंग जर्नी में जो-जो कराना है, वो क्लाइंट्स को पर्सनल टच के साथ केयर देते हैं। साथ ही साथ वो लोग जो मुझ तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनको मैं अपनी यूट्यूब वीडियोज़ के ज़रिए हेल्प पहुँचाती हूँ। सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोज़ बनाती हूँ। जो ट्रीटमेंट हम अपने क्लिनिक पर करते हैं, उसी तरीके से, उसी स्टाइल में समझाते हुए यूट्यूब वीडियोज़ बनाती हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर कशिका जैन। सो इंस्टाग्राम पर भी है, हम फेसबुक पर भी हैं और हमें लाखों लोग फॉलो करते हैं। सो यूट्यूब पर अप्रॉक्सिमेटली 6 लाख लोग हैं, जैसे हमारे फेसबुक पे 5 लाख लोग हैं, इस तरह से इंस्टाग्राम पर भी लगभग पौने 2 लाख लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पर लोग जुड़े हुए हैं, जिन तक हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोज़ के थ्रू हेल्प पहुँचाते हैं। तो जाते-जाते मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देकर जाऊँगी, जो आपके घर बैठे ही काम आ जाएगी। क्योंकि एंग्ज़ायटी, कभी डिप्रेस फ़ील करना, कभी नींद ना आना, कभी किसी ऑब्सेशन में फँस जाना, ये बड़ा ही कॉमन सा हो गया है आज। छोटे स्कूल के बच्चे से पूछो या किसी बुज़ुर्ग से पूछो जिसके बच्चे बाहर चले गए हैं, या किसी जॉब का प्रेशर वाले से पूछो या एक हाउसवाइफ से पूछो, सबको कभी ना कभी एंग्जायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन होता ही होता है। सो क्या कर सकते हैं आप? जब भी एंग्ज़ियस फ़ील कर रहे हो, कुछ डर लग रहा हो, घबरा रहे हो, तो सिंपल सा एक पेपर और पेन लो और लिखना शुरू कर दो अपने डर, लिखनी शुरू कर दो अपनी थॉट्स। इससे क्या होगा? हमारा जो स्टोन एज ब्रेन है, जो हमारे एंसेस्टर्स के टाइम का है, वो जंगल में रहता था इंसान और हंट करता था, हर समय एक डर के साए में रहता था। तो अभी भी हमारी मोस्टली प्रोग्रामिंग वैसी है। अब हमें वो डर नहीं है कि कोई हमें ग्रुप से निकाल देगा, जंगली जानवर हम पे हमला कर देगा या हमें रोटी के लाले पड़ जाएँगे। अब हमारे को और साइकोलॉजिकल फ़ियर्स हैं। फ़ोटो भी फ़ेसबुक पे डाल देते हैं तो लाइक कम आएँगे, ये भी फ़ियर है। ठीक है ना? ऑफ़िस में पहुँचेंगे तो बॉस कुछ ना कह दे या कोई और क्रिएटर भी है तो दूसरा क्रिएटर क्या कर रहा है, तमाम ऐसे फ़ियर्स हैं। तो कुछ ना कुछ तो चलता रहता है जो आपको स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी देता रहता है। तो लिखो, जैसे ही आप लिखना शुरू करते हो तो आप अपने स्टोन एज ब्रेन से, यानी कि आप अपने लिम्बिक सिस्टम से, जो आप फ़ियर सेंटर है आपका, उससे आप शिफ्ट होने लगते हो आपके इवॉल्व्ड ब्रेन की तरफ, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की तरफ, जो कि एक लॉजिकल ब्रेन है। वर्ड्स मिलते ही आपके अंदर से वो फ़ियर डाउन होना शुरू हो जाता है। तो लिखो और फिर उसके बाद लिखो कि अब इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकती हूँ? आप देखोगे आप शांत होना शुरू हो जाओगे। दूसरा, जभी भी आपको ऐसा लग रहा है पैनिक हो रहा है, परेशान हो रहे हो,
तो सिंपल सा उस पैनिक फेज़ को इमीडिएटली ख़त्म करने के लिए ये 4 स्टेप्स फ़ॉलो करो। जब आपको लग रहा है कि डिस्कम्फ़र्ट हो रहा है, तो आप अपनी फिज़ियोलॉजी चेंज कर दो, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो, वॉक करने चले जाओ, कुछ भी किसी भी तरीके से अपनी बॉडी को मूवमेंट को चेंज कर दो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, चारों तरफ नज़रें घुमाकर देखो अपनी सराउंडिंग्स को, क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़। तीसरे स्टेप में आप अपनी ब्रीथिंग को अनइवन कर दो। और फोर्थ स्टेप में जितना पानी पी सकते हो पानी पियो। सिंपल से 4 स्टेप फॉलो करते ही आपका जो पैनिक आ रहा होगा ना, जो कि आपके अंदर का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, जब भी आप ओवरवेल्म फील करते हो, बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, तो पैनिक मोड में जाते हो, उस टाइम पर एक टेम्परेरी शटडाउन आपके अंदर होता है। लेकिन सब डर जाते हैं कि पैनिक अटैक मीन्स हार्ट अटैक, कुछ ऐसा हो जाएगा। वो लगता भयानक है जो एक्सपीरियंस करता है, बट वो इतना खतरनाक नहीं होता जितना हमारा ब्रेन उसे परसीव कर लेता है। तो सिंपल से 4 स्टेप में आप अपने पैनिक फेज से एकदम से बाहर आ जाओगे। सो डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज और आपके थॉट प्रोसेस, आपकी सेल्फ टॉक, आपका इंटरनल डायलॉग्स आपको किसी भी एंग्जाइटी, डिप्रेशन से बाहर निकालेगा। और अगर आप इनिशियल फेज पे अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ आपको साइकोलॉजिकल हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। मैं अपने खुद के उस जिए हुए एक्सपीरियंस से, जो सालों तक मैंने महसूस किया है, उससे आपको बता रही हूँ कि अगर आप जितना जल्दी हेल्प ले लोगे, उतना जल्दी आप इस सारी परेशानी से बाहर आ जाओगे। जाते-जाते मैं जोश टॉक को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, एंटायर टीम को। जोश टॉक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैं यहाँ पर आई, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, अपॉर्चुनिटी दी कि मैं साइकोलॉजिकल हीलिंग अपने व्यूअर्स तक पहुँचा सकूँ। सो मैं रियली बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि जोश टॉक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वो अपनी वीडियोज़ के थ्रू इतनी रियल स्टोरीज शेयर करते हैं, इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ होती हैं जिससे लोगों को होप मिलती है, अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं। सो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू जोश टीम, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मौका दिया। थैंक यू सो मच।